ओमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को-पावर्ड बाय एसएमसी। सबसे पहले तो एकल को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। इस मौके पर आप लोगों ने इस संवाद की, इस मंच की पहल की। मैं मानता हूँ कि इस कल्चरल रूट्स को, कल्चर तो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मुझे ज़रा थोड़ा सा उसमें भी आपत्ति, भले ही मैं अंग्रेजी का पत्रकार हूँ, लेकिन भारत ने संस्कृति का विचार कभी कल्ट के रूप में नहीं किया। कल्चर तो कल्ट से आता है, और कल्ट जो होता है वो बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पंथ से जुड़ा हुआ एक बंदिस्त विचार होता है। संस्कृति तो हमारी लिबरेट करती है, आपने जैसे कहा। तो मैं आज देख रहा हूं कि ग्रामीण और जनजाति का युवा एस्पिरेशनल तो है, उसकी एस्पिरेशन जरूर बड़ी है। इस डिजिटल स्पेस के कारण हो, शिक्षा के कारण हो, दुनिया का जो एक्सपोजर उसको अलग अलग माध्यमों से मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी एस्पिरेशंस बड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी जड़ों के साथ जुड़े भी रहना चाहता है, और ये द्वंद्व है। मैं मानता हूं आज ये भारत के सामने द्वंद्व है, क्योंकि दुर्भाग्य से हमने एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जिसका गौतम जी ने अभी जिक्र किया, और सतीश जी भी बोलते बोलते बोल गए, लेकिन पैरामीटर्स फिर वही लेकर गए। जब तक हम इन जीडीपी के पैरामीटर्स पर अड़े हुए हैं, जब तक हम ये टेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स अमेरिकन फॉलो करना चाहते हैं, कोई दिल्ली को शंघाई बनाना चाहता है, कोई मुंबई को न्यूयॉर्क बनाना चाहता है, भारत को ही बनाना नहीं चाहता। मैं मानता हूं कि हमने इस डेवलपमेंट के मॉडल में क्या किया। हम जब भी रजत जी को भी जाति का प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने तो थोड़ा सा मीडिया से उसको बचा लिया, लेकिन मीडिया क्यों एनालिसिस करता है कि इस जाति में इतने लोग हैं, इस जाति के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने लोग हैं, ये इस जाति के हैं तो वो इस पार्टी को वोट देंगे। या प्रश्न पूछते हुए वो किसी नेता को यो क्यों पूछता है कि आपने इतने इस संप्रदाय को इतने टिकट क्यों नहीं दिए। सबसे ज्यादा इस हमने बांटने की जो अंग्रेजों की जो नीति थी, उसको नीतिगत अर्थ में एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो ग्रामीण विकास होता है तो शहरों का नहीं होगा, इंडस्ट्री का विकास होता है तो एग्रीकल्चर का नहीं होगा। तो ये जो द्वंद्व में हम बढ़ गए हैं, मैं मानता हूं एकल के पीछे की जो मूल सोच है कि भारत की जीवन दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि एकात्म है, और एकात्म है तो जनजाति, ग्रामीण, ग्रामवासी, नगरवासी, ये परस्परावलंबी जीवन शैलियां है, लेकिन वो भारत की जीवन पद्धति है। बहुत बढ़िया। नगर व्यापार का, एक्सपोर्ट का केंद्र रहेगा। ग्राम जो है वो कभी भी केवल खेती का केंद्र नहीं था, ग्राम हमारा उत्पाद का केंद्र था। इंडस्ट्रियल विलेजेस हुआ करते थे हमारे, इसलिए हम विश्व के 25% जो जीडीपी का हिस्सा थे। हमने ये कैसे मान लिया कि गांव मतलब केवल खेती। ये तो 1880 के बाद आई हुई बीमारी है। 1857 के बाद जो सारी खेती की नीतियां ब्रिटिशों ने लाई, उसके कारण हमारे गांव के उद्योग खत्म हो गए। तो हमको भारत के तरफ देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। एकल जैसे अभियान, मैं मानता हूं कि उन सांस्कृतिक जड़ों को सींचने की, उसको खाद डालने की प्रक्रिया है, ताकि वहां से निकला हुआ युवा भारत को विश्व की उड़ान भरने की इच्छा रखते हुए भी भारत के जड़ों के साथ अपने पैर जोड़कर रहे। मैं मानता हूं इस प्रक्रिया को और गति देने की, और शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा में भी, आज हम एकल में तो प्रमुखता से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में है, लेकिन उच्च शिक्षा में आते आते उसकी दृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। वो इस विभाजित रूप में सबको देखने लगता है, उसकी एस्पिरेशंस अमेरिकन लाइफस्टाइल की हो जाती है। उससे हम कैसे इस युवा को बचाए, मेरे सामने तो ये सबसे बड़ा अभी आज संकट लग रहा है। संस्कृति की भूमिका पर तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले तो हमको स्पष्टता हो कि संस्कृति हम किसको कह रहे हैं। भारत की संस्कृति की जड़ों की विशेषता क्या है। एक बड़ी गड़बड़ मुझे लगता है जी की है एक शब्द ने, जिसके बारे में दुर्भाग्य से हमने कभी सीरियसली डिस्कशन नहीं किया।
वो शब्द है नागरिक। हम भी प्राउडली कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं। कहां से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया शब्द है सिटीजन। सिटीजन कौन होता है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कहा जो गांव से शहर में आया, इंडस्ट्री में काम किया, टैक्स पेयर बना, इसलिए उसको वोटिंग का राइट बना मिला, वो सिटीजन है। तो आपको गांव उजाड़े बिना तो नगर नागरिक हो ही नहीं सकता। आपने डेवलपमेंट का मॉडल ही बना दिया है अर्बनाइजेशन। आप कितने भी गांव में काम कर लो, हम में से कोई भी शहर में पैदा हुआ है क्या? दिल्ली कोई शहरों की पैदाइश की दिल्ली है क्या? सारे गांव से ही आते दिल्ली में बसे है। क्यों दिल्ली में आना पड़ा? क्योंकि हमने अर्बनाइजेशन को डेवलपमेंट का पैरामीटर बना लिया। जब तक हम भारत की संस्कृति का मूल शब्द क्या है? चाहे आप वेदों से लेकर, बौद्ध के धम्म से लेकर, कौटिल्य से लेकर, भीष्म से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक कोश तक, राज्य व्यवहार कोश तक एक शब्द मिलता है, राष्ट्रांग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में भी शब्द है वयम राष्ट्रांग भूता। जब तक हरेक को यह भावना नहीं कि मैं इस राष्ट्र का अंग हूं। अंग गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, जंगल में भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, अलग अलग व्यवसाय का भी हो सकता है, जाति वर्ण का भी हो सकता है। वो राष्ट्र का अंग है, मैं इस राष्ट्र का घटक हूं। यह भावना नागरिक केवल नहीं होकर चलेगा। तो मुझे लगता है पहले तो हमको वैचारिक स्तर पर ये जो पश्चिम की जो नागरिकता की संकल्पना आई है उसको इंटेलेक्चुअली, क्योंकि वो वहां पे रहती नहीं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र सबसे विकसित राज्यों में से एक है, तमिलनाडु विकसित, उसका पैरामीटर क्या है? 46 से 56% तक अर्बनाइजेशन पहुंच गया, ये पैरामीटर है। तो गांव उजड़े बिना 56 हुए क्या? दिल्ली के गांव उजड़े बिना दिल्ली बसी है क्या? अब इसके मूल में क्या है? तो आपने पूछा संस्कृति के रूट्स। भारत की संस्कृति की विशेषता क्या है? इन्होंने इंक्लूसिविटी की बात की। उस इंक्लूसिविटी का रहस्य क्या रहा? मैं मानता नहीं कि हजारों वर्षों से उन भेदों का स्वरूप दुर्भाग्य से आया, उसका छुआछूत में आया, उसका उन्होंने कहा वैसे सती जी ने कि उसका बाहर से आने वालों ने लाभ भी उठाया, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया कास्ट सेंसस के नाम पर। आज उस पर फिर से डिबेट हो रहा है। कैटेगराइज, अदरवाइज यदि कैटेगरी होती तो महर्षि वाल्मीकि रामायण नहीं लिखते, यदि कैटेगरी होती तो महर्षि व्यास महाभारत नहीं लिखते। वो संस्कृत में लिख रहे थे, एक मछुआरे होकर या वाल्मीकि होकर, तो ये बताता है कि वो भी संस्कृत में लिख रहे थे और उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कथानक बता रहे थे। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, ये समाज का दोष है, सबको मिलकर दूर करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का दर्शन क्या है? वो दर्शन हम कहीं भूल गए। भारत का यदि दर्शन है तो वो केवल राजनीतिक लोकतंत्र कभी भी नहीं रहा। भारत का दर्शन जो रहा है वो आध्यात्मिक लोकतंत्र रहा है। भारत का एस्पिरेशनल होने के बाद भी, इतने भेद होने के बाद भी, इतने आक्रमण होने के बाद भी भारत भारत बना रहा। उसका कारण यह है कि जिस सनातन की आप बात की या जिस सनातन पर गौतम जी बोलते हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार, उसकी जड़ें है आध्यात्मिक लोकतंत्र में, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी में। भारत पूरे विश्व की अकेली ऐसी सभ्यता है, किसी भी नाम से आप उसको पुकारे, सनातन कहे, हिंदू कहे, जिस भी सभ्यता का नाम ले, उस सभ्यता में आपको आपका ईश्वर चुनने का अधिकार है। आपको एक रूप में देखने का अधिकार है, अनेक रूप में देखने का अधिकार है। इतना ही नहीं, आपको नया ईश्वर गढ़ने का अधिकार है। मतलब संतोषी माता और साईं बाबा पिछले 30-40 वर्ष के देवी देवता है, लेकिन आज पॉपुलर है। इतना ही नहीं, जीवित व्यक्ति को गुरु मानकर उसकी पूजा करने का अधिकार है, अपने आप को ईश्वर घोषित करने का अधिकार है, और मैं ईश्वर पर विश्वास ही नहीं रखता, यह भी कहने का अधिकार है। यह केवल यह होने के बाद भी आप इस सभ्यता के साथ जुड़े रह सकते हो, इस मिट्टी के साथ जुड़े रह सकते हो। यह केवल और केवल विश्व में भारत में ही संभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बावजूद ये कहा जाता है कि यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। और जिसको चाहे, जिसको वो सवाल करते हैं उसको गालियां देते हैं और फिर कहते हैं नीचे उतर करके हमको बोलने की आजादी नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि भारत की संस्कृति एकात्म है
जब तक भारत में वनवासी, ग्रामवासी और नगरवासी इनका संतुलन है, वन के अपने रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस बचा के रखने चाहिए और रिसोर्सेस के आधार पर उनको अपनी जीवन पद्धति, हम जबरदस्ती वहां पर जाकर हमारा विकास का मॉडल उन पर थोपे, उनकी आवश्यकता है तो करने दे। लेकिन कुछ गांव है जो चाहते कि नहीं भाई, हमको नहीं, आपके मोबाइल की आवश्यकता नहीं, आपके रोड की आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता यह है, हमारे रिसोर्सेस को कोई हाथ ना लगाए, यही हमारी आवश्यकता है, हम अपने जंगलों को यह करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि यह संतुलन भारत का बना रहे तो उसकी सांस्कृतिक जड़ें भी बनी रहेगी। वो संतुलन बनाना है तो हमको, मुझे लगता है कि हमारे खुद के पैरामीटर्स कुछ गढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अभी एक आईआईटी भिलाई ने एक प्रयोग शुरू किया है, एकल अभियान भी ऐसे कुछ प्रयोग कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। भारत के गांव में और जंगलों में बहुत सारी ज्ञान परंपरा बसी हुई है। मैंने प्रज्ञा प्रवाह के माध्यम से अभी एक भोपाल में प्रयोग किया, तो 70 पूरे भारत भर से जनजाति के हीलर्स आए, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। आजकल ये डिग्री वाला भी बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक तरीके से कहा जाए तो सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन चाहे वो अलग अलग जड़ी बूटियों के माध्यम से हो, अलग अलग उपचार पद्धतियों के माध्यम से हो, वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे दिखा रहे थे। ऐसे 70 हीलर्स को भोपाल में इकट्ठा किया था। फिर अब उनका सर्टिफिकेशन का भी प्रोसेस कर रहे हैं। उसके आधार पर हम एकल का काम करते हुए हमको झारखंड में भी ध्यान में आया होगा, छत्तीसगढ़ में भी ध्यान में आया होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक और बात मुझे जो ध्यान में आई, जो आईआईटी भिलाई के माध्यम से एक प्रयोग शुरू किया कि हमने ये जो मान लिया ना, गांव में हमारा क्या होता था, तो अनाज तो बेचता नहीं था भारत। अनाज के दम पर हम विश्व की अर्थव्यवस्था नहीं थे। भारत की 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण कलाएं थी भारत के पास, जिसके आधार पर उद्योग थे, उसके क्लस्टर्स थे। वो क्लस्टर ने भारत बनाया था। मुरादाबाद एक क्लस्टर है, तिरुपुर एक क्लस्टर है। तो वो गारमेंट बनाता है, तो उस गारमेंट के साथ उस गारमेंट के स्किल्स जुड़े हुए हैं, उस गारमेंट से जुड़े हुए रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं, उस गारमेंट से जुड़ी हुई पूरी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। और इस कारण से इन क्लस्टर्स ने भारत बनाया था। ब्रिटिशों ने ये क्लस्टर ध्वस्त किए, ब्रिटिशों ने उससे जुड़े हुए स्किल सेट ध्वस्त किए। और उसके कारण से यदि ये हमको सेतु बना के रखना है, तो मुझे लगता है नए संदर्भों में हमको नए क्लस्टर सोचने पड़ेंगे। जिसका देखिए 3 ही चीजें होती है किसी समाज के संस्कृति के बंधन बांधे रखने में। एक होता है वहां की प्रकृति, एक होता है वहां का मानव, और उसके आधार पर उसकी जीवन शैली। इन तीनों का मिलाकर वहां का परिवेश बनता है। जब इसमें डिस्टरबेंस होता है और बाहर का कोई कहता है कि तेरी भलाई उसी में है कि मेरे जैसा बन जाओ, सारी दुनिया की लड़ाई इसी कारण है कि एक दूसरे को दूसरे के जैसा, मेरे जैसा तुमको बनाना। ये कन्वर्जन वाला बात जो कह रहे थे, वो भी झगड़ा तो उसी का है कि मेरा ईश्वर सही है, तेरा ईश्वर सही। तो आज की डेट में भारत का ईश्वर सही है कि किसका ईश्वर सही है, ये हमारी संस्कृति से अगर हम प्रचार करके अपने युवा को बतलाएंगे खासकर, तो वो इस सांस्कृतिक लोकतंत्र से जुड़ेगा तो ये जड़ें अपने आप मजबूत रहेगी। देखिए ऐसा है, भारत को जानते हैं तो भारत का नाम चेंज विथ कंटिन्यूटी है। भारत मूल को बदले बिना, जैसे दीनदयाल जी ने कहा था कि जो देशानुकूल है उसको युगानुकूल करना और जो विदेशी है उसको देशानुकूल करना, ये भारत की प्रकृति रही है। उस प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो जड़ें भी मजबूत रहती है और ट्रेंड के साथ भी चलते हैं। मुझे लगता है आधुनिक भारत के रोल मॉडल तो हमारे सामने बहुत है, लेकिन मैं जिनको मानता हूं वो स्वामी विवेकानंद है। एकल भारत भी उन्हीं के चरणों पर चल रहा है। इसीलिए मैं जानता हूं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व के पटल पर जाता है, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर जाता है, एक अनपढ़ रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेकर जाता है और उस मंच पर जाकर कहता है कि आई रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन दैट गोज बियॉन्ड टॉलरेंस एंड टीच एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल वेज ऑफ वर्शिप्स, और उसके लिए अभिभूत होकर अमेरिका में सर्वपंथ संप्रदाय का जो एक मंच बना हुआ है उस पे तालियां गूंजती रहती है। एक भाषण का जिनके लिए समय नहीं था, उनके 5 भाषण वहां पे होते हैं। और
अगले 15 दिन तक होते हैं। ऐसा व्यक्ति जब कोलंबो में पहुंचता है और उस मिट्टी में लोटपोट करता है, कोलंबो उस समय भारत का हिस्सा माना जाता था, वो कहता है इस मिट्टी से मैं दूर गया था तो उसकी पीड़ा तो थी, मैं बाहर अपनी ध्वजा की पताका, भारत की पताका तो लहरा के आया हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुख है। कैसे अपनी संस्कृति है जो पत्थर में भी ईश्वर देखती है, लेकिन जो अपने साथ अपना भाई बहन जो है उसके साथ भेद करती है। घर पे रहते हुए घर की समीक्षा करना, लेकिन विश्व में जाते हुए एकता का और स्वाभिमान का संदेश लेकर जाने का आधुनिक मूल मंत्र, उस हर जीव में शिव देखने की, नर को नारायण मानने की शिक्षा और उसके साथ साथ भारत के अध्यात्म को विश्व में पहुंचाने की शिक्षा एक साथ देने वाले आधुनिक कालखंड में स्वामी विवेकानंद, इसलिए मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को-पावर्ड बाय SMC।